हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके जो 5 फाउंडिंग फादर्स थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं दोस्तों लेक्चर। तो पहला सबसे पहले बात करते हैं हम जोसेफ ब्रॉस टीटो के बारे में। टीटो ही नाम आप एटलीस्ट याद रखिए, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे वगैरह लिखने होते हैं तो उसमें फुल नेम्स बेटर रहते हैं। जैसे आंसर्स भी लिख लो, टीटो लिख लोगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा। इसलिए जोसेफ एटलीस्ट ट्राई करिए याद रखने को, और स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये इनके ईयर्स थे, काफी साल तक जिंदा रहे। जैसे आप देख सकते हो 1892 से लेके 1980 तक। ये प्रेसिडेंट थे यूगोस्लोवाकिया के 1945 से लेके 1980, इतने सालों तक। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज में दोस्तों बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन तक आप रहते हो। ठीक है, जैसे रशिया है, कम्युनिस्ट की झलक है ना आज भी। लंबे लंबे टाइम तक जी जिनपिंग, लंबे लंबे टाइम तक। यही एक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। पॉजिटिव ये होता है कि जब आप लंबे ड्यूरेशन तक देखते हो और कोई कंपटीटर नहीं होता, तो आप पॉलिटिक्स नहीं खेलते, आप काम करने पे ज्यादा ध्यान देते हो। और काफी बार ये भी हो जाता है जब आप लंबे टाइम तक हो, तो एक वो आ जाती है फीलिंग कि हाँ, मैं क्यों काम करूं, मुझे कोई हटा तो सकता है नहीं, तो मैं मौज कर लूं थोड़ी और थोड़ा सा करप्शन वगैरह कर लूं, अपनी फैमिली का देख लूं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, ये जर्मनी के अगेंस्ट लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ये कम्युनिस्ट थे, याद रखिए। फिर भी कम्युनिस्ट होने के बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे, ही मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम दी सोवियत यूनियन। एक्सेप्शन है ये। ठीक है, सोवियत यूनियन से एग्री नहीं करते थे पॉलिसीज से। एंड इन्होंने यूनिटी के लिए काफी काम करा था यूगोस्लोवाकिया के। ठीक है, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट जब बना था तो उसमें टीटो का काफी बड़ा हाथ था। सेकंड आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, 1889 से लेके 1964। आजकल काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, बट देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स। नॉन अलाइंग मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट करवाना, और इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, इतना लार्ज कंट्री था तब भी, काफी बड़ा अचीवमेंट है। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 47 से लेकर 64, ये आपको याद होना चाहिए। मेड एफर्ट्स फॉर एशियन यूनिटी, काफी इन्होंने काम करा था कि एशिया के लिए काम करें। यहाँ पे इनको थोड़ी सी मुंह की भी खानी पड़ी थी, जैसे चाइना में ये बात कर रहे थे एशिया यूनिटी की, चाइना ने युद्ध ही कर दिया। डीकोलोनाइजेशन इनका फोकस था कि हर कंट्री को आजादी का अधिकार है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये याद रखिए। आपने अगर रॉकेट बॉयज देखा है तो वहां पे भी आपने इनका पर्सपेक्टिव देखा होगा कि हम न्यूक्लियर पॉलिसी बिल्कुल, हम न्यूक्लियर बम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इनकी पॉलिसी थी। हाँ, ये थोड़ी सी बातें चेंज हुई जब 1962 में चाइना वॉर हुई, उसने सब कुछ हिला दिया। जवाहरलाल नेहरू के पूरे प्रिंसिपल्स को हिला दिया 1962 वॉर में। ठीक है, और जो इनकी डॉटर थी उनका व्यू बिल्कुल ही अलग था। वो न्यूक्लियर पॉलिसी के फेवर में थी कि न्यूक्लियर होना चाहिए, न्यूक्लियर बम। ही एडवोकेटेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉर सेक्योरिंग वर्ल्ड पीस। तो काफी स्ट्रांग फिगर थे। कभी भी ये नहीं दिखता था कि इंडिया एक पुअर कंट्री है। जब ये बैठा करते थे अपनी वॉइस स्ट्रांगली रेस किया करते थे, और ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते थे कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है, हमें मतलब आदमी आदमी के लिए इंप्रूवमेंट करनी है। ये नहीं कि बम वम पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो, साइंस पे फोकस करो, इंजीनियरिंग पे फोकस करो, बड़े बड़े डैम बनाओ। ठीक है, डैम्स को एक टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहा करते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाओ, ये जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल थे। और इसी के लिए इन्होंने स्टार्ट करा अपना नॉन अलाइंग मूवमेंट। याद रखिए सोशलिज्म के फेवर में थे ये, और सोशलिज्म थोड़ा सा कम्युनिज्म के ऑलमोस्ट उसी तरफ जा रहा होता है। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट इन्होंने बोला कि हम नॉन अलाइंग मूवमेंट करेंगे, और हम ऐसा नहीं है कि हर जगह हम यूएसएसआर की पॉलिसी का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है जमाल अब्दुल नासिर। काफी स्ट्रॉन्ग फिगर, काफी अट्रैक्टिव फिगर है दोस्तों ये। इनके बारे में पढ़ोगे तो गूज बम्स आ जाएंगे। काफी स्ट्रॉन्ग, इन्होंने इजिप्ट के लिए काम करा। इन्होंने 1918 से लेकर 70 तक जिंदा रहे, और इन्होंने इजिप्ट को 1952 से लेकर 70 तक रूल करा। एस्पाउस द कॉजेस ऑफ अरब नेशनलिज्म, तो यही नहीं कि सिर्फ इजिप्ट, अरब नेशनलिज्म के भी ये नेता, सुप्रीम लीडर थे ये दोस्तों। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग लीडर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इजिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये सोशलिस्ट थे और एंटी इंपीरियलिस्ट थे। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कंट्री कंट्री पे रूल कर रहा है। ये परेशान आ गए थे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने जो हाल करा था ना इजिप्ट का, सुएज कैनाल पे, परेशान आ गए थे। बोलते हैं इंपीरियलिज्म में तो दुनिया खत्म कर दोगे आप, हमारे देश का नाश कर दोगे, है ना। और इन्होंने नेशनलाइज करा था सुएज कैनाल को। सबसे बड़ा अचीवमेंट, ये आसान चीज नहीं थी। सुएज कैनाल जब बनी थी दोस्तों, तो ये इसमें काफी सपोर्ट करा था यूरोपियन कंट्रीज ने सुएज कैनाल बनाने में। सुएज कैनाल के बनने से ये फायदा हुआ था कि, क्या फायदा हुआ था कि अफ्रीका पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा। अगर यूरोप की कंट्रीज हैं, वो मेडिटेरेनियन सी से सीधे अरब अरब में आ जाएंगे, रेड सी में। ठीक है, मैप आप देखना, मैप आप देखना।
और वहां से आप सीधे एशिया में आ जाओगे, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है ये। वही कैनाल है जिसमें लास्ट ईयर ना एक शिप फंस गया था, आपको याद होना चाहिए, लास्ट ईयर एक शिप फंस गया था टेढ़ा। तो वही एक कैनाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैनाल है दोस्तों ये। तो इसमें यूरोपियंस का काफी ज्यादा दखल था, फ्रेंच और इंग्लैंड का इन पर्टिकुलर। उन्होंने बोला आपका दखल अब खत्म होता है, हम पूरी तरीके से नेशनलाइज करते हैं, इस पे पूरा का पूरा इजिप्ट का अधिकार है। इजिप्ट की इकोनॉमी ही स्विस कैनाल से चल रही है आज, ये भी आप कह सकते हो। लीडिंग टू एन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट इन 1956। तो वॉर हो गई थी दोस्तों ये यहाँ पे, ठीक है ना, वॉर हो गई थी जब इन्होंने नेशनलिज्म, जब इन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया तो वॉर हो गई थी। और काफी तरह इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और तीसरा इसराइल, इन सब ने मिलकर युद्ध कर दिया था इजिप्ट से। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट इजिप्ट काइंड ऑफ ये युद्ध जीत गया था। और यहाँ पे जीत जीत हार क्या होता है? जीत हार का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हरा दिया, ब्रिटेन को खत्म कर दिया, फ्रांस को खत्म हो गया। मेनली ये होता है कि उनके पर्पस फिल, मतलब पर्पस किसका फुलफिल हुआ। जैसे वियतनाम वॉर में पर्पस वियतनाम का फुलफिल हुआ, तो इसलिए वो जीता। तो दोस्तों 1956 में ये एक अचीवमेंट भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस ने काफी अच्छा रोल प्ले करा था, ठीक है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी थी। फिर सिकोर्नो आ जाते हैं इंडोनेशिया के, 1901 से लेकर 1970 तक जिंदा रहे। ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। 20 साल तक नियरली रहे, 45 से लेकर 65 तक। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी काफी रोल काम करा था इंडोनेशिया के। एंड ही espoused द कॉजेज ऑफ सोशलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म। याद रखिए जो ये नेता है ना इस टाइम के, स्पेशली ये सोशलिज्म की बातें करेंगे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म, क्योंकि उसके नेगेटिव्स काफी ज्यादा दिख गए थे, वर्ल्ड वॉर दिख गई थी, उसके नेगेटिव्स में ये भी दिख गया था कि इंपेरियलिज्म, कोलोनिज्म कैपिटलिज्म से निकल के आ रहा है। तो सोशलिस्ट थे कि सब इक्वल, इक्वल लोग है ना, सबका फायदा करना है हमें। हाँ, कम्युनिज्म जैसा नहीं होता सोशलिज्म, ठीक है। उसमें मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा दोस्तों कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में फर्क क्या है, लेकिन कम्युनिज्म एक एक्सट्रीम है, सोशलिज्म उतना एक्सट्रीम नहीं है। सोशलिज्म में आप कह सकते हो मिक्स्ड पॉलिसीज रहती है, मिक्स्ड पॉलिसीज, ठीक है। हाँ, लोगों का भला करना है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। इकोनॉमिकली मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना, पॉलिटिकली मतलब डेमोक्रेसी लाना, अधिकार देना। उसके बाद आप कह सकते हो कि सोशली मतलब आदमी आदमी बराबर है, ठीक है, ये चीजें। और अ, ये एंटी इंपेरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इन्होंने बंदूक कॉन्फ्रेंस करी थी, बंदूक कॉन्फ्रेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें एशियन यूनिटी, अफ्रीकन यूनिटी, उनके लोगों के लिए इन्होंने काम करा था, ठीक है। और ही वॉज ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कूप। एक मिलिट्री कूप हुआ जिसमें सुकर्णो को ओवरथ्रो कर दिया गया था। लास्ट नेता जो आते हैं वो घाना के आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक यूरोप का नेता आ रहा है, एक एशिया का आ रहा है, एक अफ्रीका का आ रहा है, फिर एक साउथ ईस्ट एशिया का आ रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को मैं साउथ एशिया बोलूंगा। और ये अफ्रीका के नेशन के आ गए, ख्वामे क्रूमा, ठीक है। मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ, बट आप स्पेलिंग याद एटलीस्ट रखेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1909 से लेकर 72 तक रहे। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना। 52 से लेकर 66 तक रहे। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी काफी बड़ा काम करा। एंड ही एडवोकेटेड द कॉजेज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म पे अगेन वही पॉइंट आप देख रहे होगे, सोशलिज्म यहाँ आ रहा है, सोशलिज्म नासिर में आ रहा है, सोशलिज्म जो है आप देखिए नेहरू में आ रहा है, सुकर्नो में आ रहा है, और टीटो तो कम्युनिस्ट है ना। तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म आपको दिखेगा। करूमा के में आपको एक चीज जो दिखेगी वो ये है कि अफ्रीकन यूनिटी के लिए इन्होंने बहुत काम करा। ही अपोज न्यो कोलोनिज्म। न्यो कोलोनिज्म का मतलब ये होता है कि हाँ कंट्रीज इंडिपेंडेंट तो हो गए, पर जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे यूएसए या और वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, वो ना पैसा दे रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा इन्होंने लोन दे दिया है, बहुत ज्यादा लोन दे दिया है ये पुअर कंट्रीज को। और ये लोन झुकाते झुकाते मरे जा रहे हैं ये पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें ये न्यो कॉलोनिज्म है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पुअर कंट्रीज आजाद हुए हैं इनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। और पैसा जब नहीं है तो बाहर वाले कंट्रीज जो अपना लोन दे रहे हैं, जो अपना ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है, ग्रांट में ठीक है ज्यादा रिटर्न नहीं माना जाता, लेकिन उस डेप्ट में दबे जा रहे हैं ये कंट्रीज, ठीक है। ये न्यो कॉलोनिज्म है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ हम आजाद तो हैं पॉलिटिकली, पर आपने इतना लोन चढ़ा दिया है हमारे सर पे कि हम आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नहीं रहे, उसमें भी आप ही इन्वॉल्व हो गए हो। एंड ही वाज आल्सो रिमूव्ड इन अ मिलिट्री coup। न्यू कोलोनिज्म अगर समझ में नहीं आया तो इसका एक रीजन आप श्रीलंका समझ लीजिए। श्रीलंका पे इतना डेप्ट हो गया फॉरेन कंट्रीज का कि वो वापस ही नहीं दे सकता। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई है, बीओपी। इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से काफी काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा हो गया है। तो ये न्यो कोलोनिज्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यो कोलोनिज्म मतलब आप इंडिपेंडेंट तो हो,
पर इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज जो है ना बाहर के, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपके में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं और वो आप लोन वापस करते जा रहे हो। तो दोस्तों ये 5 जो है फाउंडिंग फादर्स थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के। नाम है इनका टीटो, नेहरू, नासिर, सुकर्नो, क्रूमा। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इनके कंट्रीज भी आप याद रखोगे, ट्राई करना इनके पूरे नाम याद रखो। ठीक है, सुकर्नो छोड़ देना, बाकी सबके पुराने पूरे नाम याद करने की कोशिश करना। थैंक यू एंड टेक केयर।